हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टेंसर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 बना रहे हैं। इसके पहले हमने आप लोगों को 2 लेक्चर दिया है और आप सबको मालूम है कि बेसिक कंसेप्ट, वेक्टर एंड टेंसर, टेंसर अलजेब्रा, रीमैनियन मेट्रिक एंड क्रिस्टॉफल सिंबल पे एमसीक्यू क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आपसे डिस्कस किया है। जो लोग लेक्चर 1 और 2 नहीं देखे हैं पहले वो लेक्चर 1 और 2 को देख लें, वहाँ से उनको एमसीक्यू क्वेश्चंस के आइडिया मिल जाएंगे। देखिए, टेंसर में एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन सकते हैं, लेकिन जो भी बन पाया है, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हमने बनाया हुआ है, अगर आप इन लेक्चर्स को देखेंगे तो इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे मिल जाएंगे। ठीक है, आई थिंक अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखेंगे तो सारा क्वेश्चन टेंसर का आप कर पाएंगे। आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जो 5वां चैप्टर है, इसके बाद कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बाद आप लोगों ने देखा होगा कर्वेचर टेंसर एंड रिक्की टेंसर जो 6वां चैप्टर है। यही 5th और 6th चैप्टर बचे हुए हैं। तो आज हम 5th और 6th चैप्टर अर्थात कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, कर्वेचर टेंसर एंड रिक्की टेंसर पर आपको हम एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ कराएंगे। इसके लिए हमने एक पीडीएफ बना रखा है हाथ से लिख करके, चूंकि टाइपिंग में टाइम लग रहा था। जिनको पीडीएफ डायरेक्ट चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ करके ले सकते हैं। और इस लेक्चर में हमने जो है उसको यहाँ पर एनालिसिस किया है। टेलीग्राम का जो लिंक है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो तमाम सारे बच्चे पूछे हैं टेलीग्राम का लिंक, तो उसमें जो है टेलीग्राम का लिंक हमने भी शेयर किया है और 1-2 बच्चों ने भी शेयर किया है, तो वहाँ से आप लिंक ले सकते हैं। सो हम पीडीएफ को ओपन कर रहे हैं, उसको डिस्कस करते हैं आपसे। तो पहला क्वेश्चन आपका यह है, देखिए कह रहा है कि अगर यू आई और वी आई कंपोनेंट हो जाएं, किसके कंपोनेंट्स हो जाएं? 2 वेक्टर्स के। जैसा कि ऊपर के डायरेक्शन में आई और आई दिख रहा है, इसका मतलब दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो कह रहा है क्या शर्त होती है ऑर्थोगोनैलिटी के। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑर्थोगोनैलिटी का जो शर्त होता है, आपने ऑर्थोगोनैलिटी का शर्त देखा होगा जब आप इंटरमीडिएट में होते थे, तो उस समय भी ऑर्थोगोनैलिटी का अपना एक शर्त होता था। तो उस शर्त में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर 2 वेक्टर हैं और दोनों के दोनों वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल होना चाहते हैं, तो ऑर्थोगोनल होने की क्या शर्त आपने उस समय पढ़ रखी थी? आपने यही पढ़ रखा था कि अगर 2 वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, यही आपने पढ़ा होगा। यहाँ पे टेंसर में क्या है कि अगर आपका यू आई और वी आई अगर 2 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं और इनकी ऑर्थोगोनैलिटी की जांच करनी है। ऑर्थोगोनैलिटी मतलब समझते हैं ना, एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, इसकी जांच करने के लिए आप मीट्रिक टेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अगर जी आई जे और ये जो 2 वेक्टर के कंपोनेंट है जी आई जे यू आई वी आई की वैल्यू 0 हो जाए, तो यह इस बात को बताता है कि आपका ये जो वेक्टर है आपका यू आई और वी आई, ये जिन 2 वेक्टर्स के कंपोनेंट हैं वो दोनों आपस में ऑर्थोगोनल होंगे, अर्थात 90 डिग्री पर होंगे। तो यही आपकी शर्त होती है ऑर्थोगोनैलिटी की। ठीक है, तो आपका ये ऑर्थोगोनैलिटी का शर्त होता है। तो इसमें आप देखिए ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ ए ए बी विद रेस्पेक्ट टू सी। इसमें से कौन सा कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा इस कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का सी के रेस्पेक्ट में? सी मतलब एक्स सी के रेस्पेक्ट में। सबको आई थिंक फार्मूला मालूम होगा कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का। पहला टर्म तो डेल ए ए बी ओवर डेल एक्स सी ही होगा, ये तो सबको क्लियर है। तो 4 ऑप्शन में पहला टर्म तो सब में सेम लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब चलिए हम इसका यूज करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से बाकी लोगों का देखते हैं, बाकी ऑप्शंस के बारे में क्या हो सकता है। देखिए दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि जो आपका ए बी है इसका सी के रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें से कैसे आप चेक करेंगे कौन करेक्ट है? यहाँ ध्यान से देखिए,
ए और बी दोनों कोवेरिएंट में हैं, और जब कोवेरिएंट रहेगा तो दोनों साइन लगातार माइनस का होगा। तो पहली बात तो दोनों माइनस साइन वाला ढूंढिए, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यही ए बी जो इंडेक्स है ऊपर लिखा रहता तो ये दोनों प्लस में होते, क्लियर, और प्लस में होते। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए फार्मूला कैसे आप याद करेंगे, एक बार आपको हम बता दें। जैसे ए बी डेल एक्स सी लिखा गया है, फिर क्या करते हैं, यहाँ जो ए है इस ए को एक नए इंडेक्स डी से बदल देते हैं, और जिससे बदलते हैं डमी में यहाँ डी को ही लगा देते हैं। किसको बदला है, ए को बदला है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, सी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर उसको लगा देते हैं। ठीक है, हालांकि ओरिजिनल फार्मूला यह है, इसीलिए हम ये वाला है इसीलिए इसी पे समझा रहे हैं, सेम चीज़ लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आएगी बारी बी की, तो बी को बदल दीजिए डी से, तो डी से बदल दिया, डमी में डी लगा दिया, किसको बदला, बी को, किसके रिस्पेक्ट में करना है, सी के। तो यही आपका सी वाला ओरिजिनल फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा कि आफ्टर वन कोवेरिएंट डेरिवेटिव, एक कोवेरिएंट डेरिवेटिव करने के बाद ये जो मिक्स टेंसर है इसका कंपोनेंट क्या बन जाएगा। आप जानते हैं कोई भी टेंसर अगर है और उसका एक बार कोवेरिएंट डेरिवेटिव आप करते हैं तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव करते समय जो नीचे वाला अर्थात कोवेरिएंट वाला एक बढ़ जाता है, तो ऊपर का एक ही रहेगा। देखिए ये पहले किस टाइप का है, 1-1 टाइप का है, लेकिन जब ये 1-1 टाइप का है अगर आप इसको करते हैं तो 1-1 टाइप का होने के नाते करते समय आपका नीचे वाला एक इंडेक्स बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 1,2 टाइप का हो जाएगा। तो आपका ये 1,2 टाइप का अर्थात आंसर नंबर ही जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने टेंसर का। कह रहा है कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें कि इसका इस डिफरेंशियल ज्योमेट्री में या टेंसोरियल ज्योमेट्री में बड़ा एप्लीकेशन है आगे चल के, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी। कह रहा है कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का, वो 0 होता है। किसने कहा था, the covariant derivative of fundamental metric tensor is 0 is a very important concept of tensorial geometry और it is the statement of रिक्की का थ्योरम या रिक्की का लेमा कह सकते हैं। रिक्की ने इस बात को बताया कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये किसका लेमा है, रिक्की का लेमा है, समझ गए, या रिक्की थ्योरम एग्जाम में लिख सकता है, ये बात समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी आई जे ओवर के इज, मतलब फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, कामा डिनोट कर रहा है कोवेरिएंट डेरिवेटिव। और अभी अभी हम लोगों ने ऊपर ही कहा है, क्या कहा है कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का वो 0 होता है। तो वही तो है यहाँ पे, ये कोवेरिएंट जो डेरिवेटिव है आपका फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर जी आई जे है, इसका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसने कहा था, रिक्की ने कहा था। तो आंसर क्या हो गया आपका, 0 हो गया। ये बात समझ गए, तो आपका यहाँ से आंसर आपको आ गया क्या, 0। नेक्स्ट देखिए, कह रहा द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ जी आई जे। अब आप ये सोचेंगे ये भी तो फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर है, बिल्कुल है, जी आई जे भी फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर था, और ऊपर इंडेक्स लगा देने से इसी का ये क्या है, रेसिप्रोकल टेंसर है। तो इसका और इसका, इन दोनों का, और क्रांकर डेल्टा आई जे का, तीनों का उन्होंने कहा था 0 होगा। तो रिक्की ने कहा था कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का वो 0 होता है, और उसी के आधार पे आप यहाँ पर इसको भी कह सकते हैं, इसका भी जो आपका कोवेरिएंट डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 0 होगा। समझ गए बात। तो जी आई जे का के रेस्पेक्ट में दिया रहे, देखिए यहाँ पे तो सीधे सीधे के बना दिया था, इसीलिए लिखा नहीं था कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दिस, चूंकि यहाँ लिख दिया कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसीलिए बगल में कामा के बनाने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी आई जे ओवर के एंड क्रांकर डेल्टा आई जे ओवर के, मतलब फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, इसके रेसिप्रोकल का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, क्रांकर डेल्टा आई जे का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तीनों की वैल्यू क्या होती है, इन तीनों की वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्की लेमा 0 होती है। तो आंसर क्या होगा आपका, 0 होगा। ठीक है, अच्छा, तो रिक्की लेमा पे आपने देखा कितना क्वेश्चन बन गया। कह रहा है कि द मीट्रिक टेंसर जी आई जे एंड क्रांकर डेल्टा आई जे आर कोवेरिएंटली कांस्टेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ। ये देखिए और मजेदार कह दिया। अभी आप बहुत देर से बोल रहे हैं कि इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है, इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है, इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव 0 होता है। किसने कहा था, रिक्की ने कहा था। सोचिए अगर किसी का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका सीधा सा मतलब है वो कोवेरिएंटली कांस्टेंट है।
कोवेरिएंटली वर्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि कोवेरिएंट डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में आंसर जीरो आया है। आप जानते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर आंसर जीरो आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो चूंकि इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करने पर, इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव करने पर, इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव करने पर आंसर जीरो आ गया, इसका मतलब ये तीनों क्वांटिटी कोवेरिएंटली कांस्टेंट होंगी। तो वही बात बोली जा रही है जो रिक्की ने कहा था कि इन तीनों का कोवेरिएंट डेरिवेटिव जीरो होता है, उसी को शब्द बदल दिया है। तो शब्दों का कमाल है, कह रहा है कोवेरिएंटली कांस्टेंट होता है। किसका स्टेटमेंट है भाई, रिक्की का ही तो है, तो ये रिक्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द आइंस्टीन स्पेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। आइंस्टीन स्पेस को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ये आरआईजी को आप लोग पहचान ही रहे हैं, रिक्की टेंसर है। अच्छा, आइंस्टीन स्पेस को कैरेक्टराइज करते हैं आर बाई एन जी आई ए से, जहाँ कैपिटल आर क्या होता है, रिक्की कर्वेचर होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो आपका आइंस्टीन स्पेस कैरेक्टराइज होता है आर बाई एन फंडामेंटल मेट्रिक टेंसर जी आई ए से, आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द स्केलर कर्वेचर आर, जो स्केलर कर्वेचर है, मतलब यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो ये कैपिटल आर है ये कैसे निकलता है, तो कह रहा है कि द स्केलर कर्वेचर आर ऑफ आइंस्टीन स्पेस इज डिफाइंड बाई। कैपिटल आर जो स्केलर कर्वेचर है आइंस्टीन स्पेस का, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो रिक्की टेंसर है इसी का जीआईजी के साथ जब कंट्रैक्शन कराएंगे, नीचे का भी इंडेक्स सेम और जीआईजी में देखिएगा ऊपर साइड में लिया जाता है, ये दोनों कंट्रैक्ट होकर के कैपिटल आर देता है। तो ऑप्शन में कई दिया रहेगा, नीचे नीचे बनाया रहेगा, इधर उधर बनाया रहेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा आर आई जी इंटू जी आई जी ही जो है कैपिटल आर देता है, और ये क्या है, स्केलर कर्वेचर है आइंस्टीन स्पेस का। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी अबाउट द रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर इज नॉट ट्रू। रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर के बारे में कौन सी आइडेंटिटी सत्य नहीं है। ठीक है, अच्छा देखिए कौन सी सही नहीं है। इसमें देखिए क्या किया गया है, आई जे के लिखा गया है, और यहाँ पर देखो क्या किया, आई को फिक्स किया है और के और जे को बदल दिया आपस में, और बदलने पर देखो सामने कोई साइन का अंतर ही नहीं दिख रहा है। आप सभी लोग क्लास में पूरा का पूरा रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर पढ़े होंगे, और आपने देखा होगा बिल्कुल कि जब उसमें जे और के को, इसके एक्सप्रेशन में इसका एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आया होगा, जब उसमें जे और के को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया होगा तो एक माइनस का अंतर आ गया होगा। अर्थात जो आपका रीमान क्रिस्टोफल कर्वेचर टेंसर है वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है अपने लास्ट टू इंडिसेस में। ऐसे करके भी प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जबकि लिखा गया है, ठीक लिखा गया है, तो ये ट्रू है, ये गलत है, तो आपको गलत ही ढूंढना था, नॉट ट्रू, तो यही आपका गलत मिल गया। और ये भी फॉलो करता है, ये भी फॉलो करता है, आप याद कर लीजिए क्यों फॉलो करता है, क्योंकि ये जो आपका वैल्यू होता है इसी को हम साइक्लिकली आई जे के को दो बार और इंटरचेंज करा देंगे तो तीनों का सम जीरो आता है। इसका बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा रहता है, अगर आप साइक्लिकली आपने इंटरचेंज करा के जोड़ा होगा और आंसर आपको जीरो मिल गया होगा। यहाँ तक कि ये भी आइडेंटिटी आपको मिला होगा, ये जो वैल्यू निकला होगा इसका आप कोवेरिएंटली डिफरेंशिएशन किए होंगे और फिर साइक्लिक क्रम में करके तीनों को जोड़े होंगे तो आंसर फिर जीरो आ गया होगा। तो यही वाला बस केवल ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए आई जे बी एल एम का कोवेरिएंट डेरिवेटिव पी के रेस्पेक्ट में कितना होगा। देखिए यह एक टेंसर का कंपोनेंट है, ये भी एक टेंसर का कंपोनेंट है, दोनों का प्रोडक्ट बना हुआ है। अच्छा, मतलब दो टेंसर के कंपोनेंट के प्रोडक्ट हैं और इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव करना है पी के रेस्पेक्ट में। ठीक, जानते हैं जो कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन होता है किसी के भी रेस्पेक्ट में वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। अर्थात कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अर्थात जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है ना कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का, बिल्कुल वैसे ही इसका भी होगा। बिकॉज द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन आल्सो फॉलो द रूल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाएगा, ए आई जे का पी के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, बी एल एम को छोड़ देंगे, फिर बी एल एम का होगा, फिर ए आई जे को छोड़ देंगे। तो देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपका, इसी वाले बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। पहले ए आई जे को छोड़ा गया है, बी एल एम का किया गया है, फिर ए आई जे का किया गया है, बी एल एम को छोड़ा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द कर्वेचर टेंसर आर ए आई जे के ईच, इसके बारे में पूछ रहा है। तो अभी अभी हमने कहा है स्क्यू सिमेट्रिक होता है जेके में, तो आपका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि द रिक्की टेंसर आर आई जे ईच, जो रिक्की टेंसर होता है आर आई जे वो क्या होता है।
आप रिक्की टेंसर के बारे में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि रिक्की टेंसर कैसा होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिमेट्रिक होना चाहिए, या किसी टेंसर का एक कंपोनेंट ही नहीं होता है, या नन ऑफ दीज। अब जरा सोचिए, अभी आप ऊपर से जो एक्सप्रेशन पढ़ करके आए हैं, आप चाहें तो उसी एक्सप्रेशन के सहारे आप इसमें बता सकते हैं कि आपका जो रिक्की टेंसर होता है वो कैसा बनेगा। क्योंकि जो रिक्की टेंसर होता है एक्चुअली, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे जो ओरिजिनली एक बार आया है ना आपका, यहाँ पे ये देखिए, ये है ना रिक्की टेंसर r/n, तो ये तो आपका स्केलर है सब, ये इसी मतलब जो नेचर इसका होगा वही नेचर इसका होगा, तो ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का। तो आपका ये हो जाएगा सिमेट्रिक कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट, पूछ रहा है कि क्या नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होता है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट रिमानियन स्पेस Vn बी लोकली फ्लैट एट ए पॉइंट xi। जो रिमानियन स्पेस होता है वो लोकली फ्लैट हो जाता है किसी पॉइंट xi पर, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, अगर रिटेन एग्जाम होता तो थ्योरम आपके लिए बड़ा फेवरेट माना जाता, कि जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होता है रीमान स्पेस Vn के लिए कि लोकली फ्लैट हो जाए किसी पॉइंट पर, वह यह होता है कि रीमान क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर बैनिश कर जाता है उस पॉइंट पे। अर्थात यही जो रीमान कर्वेचर क्रिस्टॉफल सिंबल है, यही क्या कर जाएगा, बैनिश कर जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, करेक्ट है। फिर इसमें ये जो आइडेंटिटी होती है, जो रीमान क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर लिखा है, इसमें IJK को जो 3 बार साइक्लिक करके जोड़ते हैं, इसका क्या नाम है, इसका नाम होता है बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसका क्या नाम होता है, बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी। तो आप इस बात को याद रखिए, इसका नाम बियांकी फर्स्ट आइडेंटिटी होता है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ पर एक बार ये वाला एक्सप्रेशन आया था ना, ये वैल्यू जीरो, जिसमें डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में था, ये बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी होती है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, बियांकी फर्स्ट और बियांकी सेकेंड आइडेंटिटी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि जो रीमान क्रिस्टॉफल कर्वेचर टेंसर होता है फर्स्ट काइंड का, RHIJK वाला, ये कैसा होता है। ये कह रहा है कि J और K के बारे में पूछ रहा है कि J और K में कैसा होता है। तो J और K में यह स्क्यू सिमेट्रिक होता है, आप सभी लोग जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि ये शुरू का 2 इंडेक्स और लास्ट का 2 इंडेक्स आपस में इंटरचेंज करते हैं, तब जो है क्या होगा, तब कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन हमने वही बनाया है कि RHIJK किसके इक्वल होगा। देखिए ये जो HI है, शुरू का दोनों इंडेक्स ये लास्ट में दोनों पहुंचा दीजिए, और लास्ट का दोनों शुरू में पहुंचा दीजिए, मतलब अपने शुरू के 2 और लास्ट के 2 इंडेक्सेस में सिमेट्रिक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए बात। लेकिन केवल लास्ट के 2 को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक माइनस का अंतर मिल जाएगा। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। आप बुक से ऐसे 2-4 प्रश्न और इसमें जोड़ सकते हैं। आइडिया आप समझ ही पा रहे हैं कि कैसे ये सब चीज़ें बन रही हैं। आप एक बार खुद से ट्राई करिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। टेंसर इसी के साथ समाप्त। हम अब इसके बाद एक और लेक्चर बनाएंगे, कर्व इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पहला लेक्चर। इस लेक्चर में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे।